बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पोएम है टाइम बाय पर्सी बिसी शेले। तो आपको पता है आप पोएम की समरी जो है वो याद करते हैं, तो समरी लर्न करने के लिए आज सबसे पहले आपको पोएम को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसका पोएम का स्टैंजा 1 जो है वो आज क्रिटिकली एंड फिलोसफिकली ट्रांसलेशन के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ और की पॉइंट्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टैंजा नंबर 1 जो है उसको हम पहले स्टडी करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं जी। अनफेथमेबल सी whose waves are years, ocean of time whose waters of deep woe are brackish with the salt of human tears, though shoreless flood which in the ebb and flow claspest the limits of mortality। तो ये है स्टैंजा 1। पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में वर्ड यूज हुआ है अनफेथमेबल, जिसका मतलब है बॉटमलेस, अनमेजरेबल। अगर हम उर्दू में इसको देखें तो इसका मतलब है नाकाबिले पैमाइश, यानी जिसका कोई एंड नहीं है। सेकेंड वर्ड है वो, ग्रेट सारो, सैडनेस आर ट्रबल्स, यानी बहुत ज्यादा दुख, अफसुर्दगी या मुश्किलात। ब्रैकिश जो है वो थर्ड लाइन में यूज हुआ है। ब्रैकिश का मतलब है टू बिटर, सॉल्टी, अनड्रिंकेबल। ये टेस्ट को जो है वो डिफाइन कर रहा है, यानी टू बिटर बहुत ज्यादा, जिसे हम खट्टा या कड़वा कह सकते हैं। सॉल्टी नमकीन है, अनड्रिंकेबल जो पीने के काबिल नहीं है। उसके बाद आप फोर्थ लाइन में एक वर्ड देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही, दो, जिसका मतलब जो है वो है यू। ओल्ड पोइटिक वे ऑफ सेइंग यू, यानी पहले जो है पोइट इस तरह इस वे में यू को राइट करते थे अपनी पोइट्री में। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शोरलेस। शोरलेस का मतलब है लिमिटलेस, हैविंग नो बाउंड्री, अ वास्ट ओपन ओशन दैट गो ऑन फॉरएवर, यानी जिसका कोई किनारा नहीं है। शोरलेस का मतलब ये है। नेक्स्ट जो टर्म यूज हुई है वो है एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो, एब मीन्स वाटर पुलिंग अवे फ्रॉम द लैंड, यानी पानी जो है वो लैंड से जो है वो पीछे को आ रहा है। और फ्लो मीन्स वाटर रशिंग बैक टू द टुवर्ड्स द लैंड, पानी दोबारा लैंड की तरफ जा रहा है। एंड क्लैस्पेस्ट जो है एंड पे लास्ट वाली लाइन में, स्टैंजा की लास्ट लाइन में यूज हुआ है, उसका मतलब है होल्ड टाइटली, यानी मजबूती से किसी चीज को पकड़ना, ग्रिप करना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको समझे बगैर आपको पोएम की समझ नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं पोइट ने जो है वो क्या किया। पोइट यूजेस फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। पोइट ने फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया है पोएम में, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को। आप 9th क्लास में इन दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट मैंने इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी ऐड की है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फिर सबसे पहले है personification क्या है। When you give human qualities, emotions or objects to inhuman things, it is called personification। यानी जब हम इंसानी जो खसूसियात हैं या जज्बात हैं वो इनह्यूमन चीज़ों को दे देते हैं तो वो personification बन जाता है। और नेक्स्ट जो मेटाफर कैसे है, when we make direct comparison between two unrelated things, it is called metaphor। और जब हम दो अनरिलेटेड चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, यानी एज और लाइक के बगैर, एज और लाइक के जो वर्ड्स हैं इनको यूज किए बगैर जब हम उनका डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो ये मेटाफर बन जाता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है इसको समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये बात की कि पोइट ने इसमें मेटाफर यूज किया है, तो हमें इसको समझना जरूरी है कि मेटाफर जो है वो कैसे हम कह सकते हैं कि पोइट ने मेटाफर किस सेंस में यूज किया है और किसके साथ उसने कंपैरिजन बनाया है। वी कनेक्ट टाइम एंड द सी मेटाफोरिकली, वी आर कंपेयरिंग हाउ दे बोथ मूव, हाउ वास्ट दे आर एंड हाउ दे अफेक्ट अस। नाइदर टाइम नॉर द ओशन कैन बी कंट्रोल्ड और स्टॉप। सबसे पहले हमें ये समझना है कि पोइट ने कंपैरिजन किया है टाइम एंड सी का। टाइम वक्त और समंदर का उसने कंपैरिजन किया है और इनको मेटाफोरिकली यूज किया है। किन बेसिस पे उसने यूज किया है, हाउ दे बोथ मूव, किस तरह ये दोनों मूव करते हैं, हाउ वास्ट दे आर, और कितने ये वसी हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट अस, और किस तरह ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ना ही हम टाइम को और ना ही हम ओशन को, दोनों को हम ना कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जिस चीज के साथ टाइम जो पोइम है उसका कंपैरिजन बनाया जा रहा है वो है सी।
तो हमें सी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट एनालाइज द नेचर एंड द यूनिक फीचर्स ऑफ सी। हमें सी के जो यूनिक फीचर्स हैं उसकी नेचर को समझना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए उसकी वास्टनेस और डेप्थ के बारे में, उसके वाटर का जो टेस्ट है वो क्या है, सॉल्टी है, उसकी टाइड्स और वेव्स की मूवमेंट्स कैसी हैं, और आपको पता है जो सी है वो एक मिस्ट्री है। तो ये सब जो की पॉइंट्स हैं इनको आप पहले पोएम को स्टडी करने से पहले आप अपने माइंड में रखें। अब हम पोएम के जो स्टैंजाज हैं उनको डीपली उनकी ट्रांसलेशन भी देखेंगे और उनको उनकी हम यानी समरी में हमने कैसे उनको यूज कर सकते हैं, और पोइट क्या कहना चाह रहा है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो लाइन है, अनफेथमेबल सी हुज वेव्स आर ईयर्स, उसमें पोइट ने डायरेक्ट सी को जो है यानी आपको पता है पोएम का नाम टाइम है, तो पोएट ने टाइम वर्ड को पहली लाइन में यूज नहीं किया, उसने ये कहा है अनफेथमेबल सी। यानी टाइम को वो कह रहा है कि तुम एक बॉटमलेस समंदर हो, यानी तुम ऐसा एक ऐसी चीज हो जिसका कोई किनारा नहीं है, तुम अनमेजरेबल हो, जैसे समंदर जो है उसका कोई किनारा नहीं है, तुम समंदर की तरह बॉटमलेस हो। हुज वेव्स आर ईयर्स, तुम्हारी जो लहरें हैं वो सालों पर मुहित है। इस एक लाइन में पोइट जो है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि इंसान की जो लाइफ है वो कैसे गुजरती है, वक्त कैसे गुजरता है। वो कहता है कि टाइम इज लाइक अ सी। पोइट जो है वो उसने टाइम को सीज के साथ कंपैरिजन किया है, क्योंकि सी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब टाइम के साथ मैच होते हैं। वो कहता है कि जिस तरह सी जो है वो उसको मैयर करना आसान नहीं है, इसी तरह टाइम को मैयर करना भी आसान नहीं है, टू डीप टू मैयर। और टाइम का कोई बॉटम नहीं है, टाइम इज डीप एंड डार्क। और इंसान ये नहीं जानता कि वेयर इट एंड्स, उसके फ्यूचर में क्या होगा। टाइम जो है वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, टाइम मिस्ट्री है, ये हमें कंफ्यूज करता है। और इसी तरह जो आगे जो दूसरी जो लाइन का जो दूसरा पार्ट है, हुज वेव्स आर ईयर्स, के जो लहरें हैं उसकी वो क्या काम करती हैं इंसान की लाइफ में, समंदर में वो क्या काम करती हैं। तो उसने ये कहा था कि वेव्स आर ईयर्स, यानी लहरें जो हैं वो सालों पर मुहित हैं। आप जरा ये सोचेंगे किस तरह जो समंदर की वेव्स हैं वो साहिल से टकराती हैं, वो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी जो है वो साहिल के साथ टकरा रही होती है। दे नेवर स्टॉप एंड दे नेवर रेस्ट। और जो पोइट है वो यही कहना चाह रहा है कि जो इंसान की लाइफ के जो ईयर्स हैं एग्जैक्टली वो वेव्स की तरह पास हो रहे होते हैं, वो वेव्स वेव्स की तरह गुजर रहे होते हैं। और वेव्स का जो रिदम है ये भी कांस्टेंट है, और इंसान की लाइफ के गुजरने का जो रिदम है ये भी कांस्टेंट है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान वक्त गुजार रहा होता है। दूसरी लाइन को देखें, दूसरी लाइन है ओशन ऑफ टाइम हुज वाटर ऑफ डीप वो। यहाँ जो पर पोएट ने पहले स्टार्ट में ही पहली लाइन लाइन के पहले वर्ड में ही उसने मेटाफर यूज किया ओशन ऑफ टाइम, यानी तुम टाइम जो हो वक्त का एक समंदर है, तुम वक्त का समंदर हो, हुज वाटर्स ऑफ डीप वो, जिसके पानी जो हैं वो कैसे हैं, वो गहरे दुख से भरे हुए हैं। वो का मतलब क्या है, ग्रेट सॉरो, सैडनेस, आपको पता है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो ये बात कर रहा है कि जो सी का जो वाटर है वो कोई नॉर्मल वाटर नहीं है, बल्कि वो सैडनेस और ग्रीफ से भरा हुआ है। यानी पोइट यहाँ पर फिलोसफिकल क्लेम कर रहा है कि टू लिव इन टाइम वी हैव टू एक्सपीरियंस सैडनेस, कि उसने यहाँ पर टाइम को एक ऐसा समंदर करार दिया है जिसका जो पानी है, जिसकी अंदर जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो सब गहरे दुख और परेशानियों मुसीबतों से, सैडनेस से भरे हुए हैं। यानी इंसान की जिंदगी जो है, जैसे पहली लाइन में उसने बात की, इंसान की जिंदगी को हमेशा मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। थर्ड लाइन को देखते हैं, आर ब्रेकिश विद द साल्ट ऑफ ह्यूमन टीयर्स। यहाँ पर पोइट ने सेकंड लाइन को कंटिन्यू किया है और उसने ये बात की है कि जो इंसान की जो ओशन ऑफ टाइम है, वक्त का जो समंदर है, उसके जो दुखों वाला उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका टेस्ट कैसा है। आर ब्रेकिश, ब्रेकिश का मतलब हमने पढ़ा है टू बिटर, यानी अनड्रिंकेबल, सॉल्टी है। क्यों है सॉल्टी, विद द साल्ट ऑफ ह्यूमन टीयर्स, वो इंसान के जो आंसू हैं उनकी वजह से वो बिटर है। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ मिजरी, यानी वो दुखों के टेस्ट की बात कर रहा है, दुखों के जो हमें हमारी जिंदगी में जो जिस तरह वो हमें आंसू से रुलाते हैं,
इस तरह इस बात की तरफ हमें इशारा कर रहा है, क्योंकि जो ब्रैकिश वाटर है उसका मतलब यही है कि ब्रैकिश का मतलब यही है अनप्लेजेंट और कंप्लीटली अनड्रिंकेबल। और जो ह्यूमन ग्रीव्स हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन आपको पता है, इंसानों के दुख का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो टीयर्स के साथ है। तो इसीलिए उसने इन तीनों लाइंस को इंसान की लाइफ के लिए डिस्क्राइब किया है कि किस तरह इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को दुखों के साथ गुजारता है। और ये जो टाइम का जो समंदर है, ये इतना आसानी से गुजरना इसके अंदर से नहीं है। इसमें इंसान को बहुत सारा सफ़र करना पड़ता है, और मुश्किलात से गुजरकर आंसुओं के साथ उसको जिंदगी का वो जो इख्तिताम है उसकी तरफ जा रहा होता है। फोर्थ लाइन को देखते हैं, दो शोरलेस फ्लड विच इन द एब एंड फ्लो। यहाँ पर पहले वर्ड में ही पोइट ने जो है वो मेटाफर यूज किया है। दो पहले वर्ड जो है वो क्या है, दो शोरलेस फ्लड, यानी वो दो का मतलब हमने यहाँ पढ़ा है यू शोरलेस फ्लड, कि तुम एक टाइम को वो मुखातिब होके कह रहा है कि तुम एक बगैर जो है किनारे के समंदर हो। फ्लड मीन्स यहाँ पर हम पानी ही लेंगे, समंदर, कि तुम एक ऐसा पानी हो जिसका कोई किनारा नहीं है। वो टाइम को कह रहा है कि तुम्हारा खत्म होने का किसी को कुछ पता नहीं है, तुम्हारी कोई बाउंड्रीज नहीं है, किसी को नहीं पता कि तुम कब जो है वो स्टॉप कर दोगे मूव करना, और कब जो है तुम खत्म हो जाओगे। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है इस लाइन का, विच इन द एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो जो है उसका मतलब मैंने आपको लिटरल मीनिंग यहाँ पर समझाए थे कि जब हमने वर्ड्स मीनिंग पढ़े हैं। तो एब एंड फ्लो में असल में फ्लो का मतलब है कि ये इंसान की ज़िंदगी में न्यू चीज़ें लेकर आता है। ये इंसान को जो है वो नई नई नए साल, नई खुशियाँ, और आने वाले दिन, आने वाली जिंदगियां जो है वो दिखा रहा होता है। और एब क्या है, एब ये है कि वो हमें पीछे की तरफ धकेलता है, हमारा जो जो भी मेमोरीज हैं उनको पास्ट में डाल देता है, और समटाइम हम अपनी मेमोरीज को भूल भी जाते हैं। यानी यहाँ पर पोइट ने ये कहा है कि तुम एक ऐसे या जो शोरलेस फ्लड हो, तुम एक ऐसा बेकिनारा समंदर हो जो कि जिसमें कुछ जो है वो पॉजिटिव बातें भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। यानी कुछ तुम हमारे लिए अच्छी चीजें भी लेकर आते हो आने वाले सालों में, लेकिन तुम जाहिर है तुम गुजर रहे हो, तो जो पीछे हमने अपना पास्ट बना दिया वो हमें अब मेमोराइज भी नहीं है, और कुछ जो है उसमें हमारी अच्छी यादें भी नहीं है। इसलिए यानी अगर आप देखें कि अगर आप नॉर्मल सी में या स्विमिंग कर रहे हो, तो जब हम थक जाते हैं तो हम किनारे पर आ जाते हैं और रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहा है कि तुम एक ऐसा समंदर हो जिसका कोई किनारा नहीं है, यानी जिसमें इंसान को रेस्ट करने का उसके पास वक्त नहीं है। वो रेस्ट नहीं कर सकता जिंदगी में, उसकी जिंदगी अच्छी है या बुरी है, खुशियों वाली है या गमों वाली है, वो हमेशा आगे बढ़ती ही रहेगी। फिफ्थ लाइन देखें, लास्ट लाइन जो कि स्टेंजा की है, क्लास पेस्ट द लिमिट्स ऑफ मोर्टेलिटी। क्लास पेस्ट का मतलब हमने यहाँ पढ़ा है डिफिकल्ट वर्ड्स में, देखें वो क्या है, होल्ड टाइटली, मजबूती से पकड़ लेना, ग्रिप कर लेना। तो मोर्टेलिटी क्या है, इंसान का इंसानी जिंदगी का फानी होना। यानी इंसान हमारा इस बात पे बिलीफ है कि इंसान पैदा होता है तो वो उसने डेथ की तरफ भी जाना है, उसको जरूर जो है वो डेथ का सामना करना पड़ेगा। तो टाइम जो है उसने मजबूती से पकड़ लिया है, ग्रेस्प कर लिया है ह्यूमन बीइंग को। इंसान जो है वो प्रिजन बन गया है टाइम का, और बर्थ से डेथ तक इंसान जो है वो कभी भी उसकी जो जितनी भी लिमिट्स हैं, जितनी भी हदूद हैं, जो भी इंसान की जिंदगी के वाकयात हैं, उन पर वक्त ने एक गहरी, एक बड़ी मजबूत जो है वो ग्रिप डाल कर रखी है। और ना ही हम टाइम को तेज कर सकते हैं और ना ही हम स्लो कर सकते हैं। यानी अच्छा टाइम है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको रोक लें, और बुरा टाइम है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जल्दी से गुजर जाए। तो ये सब जो है वक्त जो है वो एक ऐसा सी है जो कि अपनी मर्जी से फ्लो कर रहा है, उसने अपनी मर्जी से गुजरना है। हमारी जिंदगियां जो हैं वो वक्त के कंट्रोल में हैं, और हम हर सेकंड जो है वो फाइनल लिमिट डेथ की तरफ जो है टाइम हमें लेकर जा रहा है, और हम कंप्लीटली इसको टाइम को रोकने में बिल्कुल हेल्पलेस हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह स्टैंजा नंबर 2 पे होगी, और फिर इसके बाद थर्ड वीडियो जो है वो इसकी समरी पे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।